Okay, so in the previous lecture, we read about Renaissance, and in this lecture, we will also read about Renaissance because it's a huge topic. और इसके अलावा अगर हम Renaissance को देखें तो इसके अंदर एलिज़ाबेथ वन जो क्वीन एलिज़ाबेथ का इरा है वो भी इसके अंदर ही आ रहा है। इसके अलावा अगर हम वो सारा का सारा जो सीन मैंने आपको किंग्स का स्ट्रक्चर हायरार्की दिखाई थी तो उसमें सबसे पहले तो हेनरी 8 आ रहा था, इनके बाद एडवर्ड 6, मैरी फर्स्ट, एलिज़ाबेथ फर्स्ट, तो इन सब के दौर में रिनेसा रहा था। और अगर हम इनके एमिनेंट राइटर्स, कुछ प्रोमिनेंट राइटर्स के बारे में बात करें तो यूनिवर्सिटी विट्स इसके अंदर सारे आते हैं, और सर फिलिप सिडनी, स्पेंसर और ऑब्वियसली विलियम शेक्सपियर और मार्लो। और इनमें जो पोइट्स हैं, रिनेसा के पोइट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट पोइट्स हैं दे आर हेनरी हॉवर्ट, who is also called the Earl of Surrey, and Sir Thomas Wyatt, who is also known as Sir Thomas Yart or Wyatt. He is pronounced in both ways. तो हेनरी हॉवर्ड और सर थॉमस व्याट, मार्लो भी एक पोइट था, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, ये ज़रा ज़्यादा फेमस पोइट्स हैं इन सब में। अब इनमें हम अगर हेनरी हॉवर्ड और सर थॉमस व्याट के बारे में बात करें तो इन्होंने रिनेसा पीरियड में स्पेशली ह्यूमनिज्म के आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके अलावा कल हमने देखा कि रिनेसा का बिगनिंग कहाँ से हुआ था, फ्लोरेंस इटली से हुआ था, और वहाँ पे दांते, पेट्रार्क और बुकेसियो, इनकी ये जो ट्रियो है, इन्होंने ह्यूमनिज्म के आइडियाज़ को बहुत हद तक फैलाया था। और सोनेट्स बहुत ज़्यादा इन्होंने इन सोनेट्स पे बहुत काम किया था, स्पेशली जो पेट्रार्कन सोनेट्स हैं उनकी राइम स्कीम भी, उनका अंदाज ये बहुत फेमस था। तो इंग्लैंड में भी ऐसा कोई काम नहीं हो रहा था, ये इंग्लैंड में सोनेट्स को इंट्रोड्यूस करवाने वाला काम हेनरी हॉवर्ड और सर थॉमस व्याट इन दोनों ने किया था। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं हेनरी हॉवर्ड के बारे में। तो हेनरी हॉवर्ड पहले इंग्लिश पोइट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड ब्लैंक वर्स यूज़ की थी। ब्लैंक वर्स के बारे में हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं, अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ब्लैंक वर्स क्या होती है, अनराइम्ड जो वर्स होती है उसको हम ब्लैंक वर्स कहते हैं, यानी जिसमें कोई राइम नहीं होता, और ये पैराडाइज लॉस्ट में बहुत यूज़ हुई हुई है। तो इटली में ये यूज़ हो चुकी हुई थी, लेकिन इंग्लैंड में इंग्लिश में सबसे पहले इट वॉज द अर्ल ऑफ सरे हेनरी हॉवर्ड हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इनटू इंग्लिश लिटरेचर। और उन्होंने ये कब यूज़ की थी, उन्होंने एनियड की जो बुक है, डेट वाज विजल की जो एनियड है इसकी ट्रांसलेशन करते हुए उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को यूज़ किया था। इसके अलावा सर थॉमस व्याट ने सॉन्ग्स और सोनेट्स, ये एक बुक लिखी थी जिनके अंदर कुछ सॉन्ग्स थे, कुछ सोनेट्स थी, यानी एक मिक्सचर था। तो टोटेल्स मिसलिनी के नाम से इसको जाना जाता है, और इनको लिखने में उन्होंने सर थॉमस व्याट के साथ एक कोलैबोरेशन की थी, और जितना वर्क उन्होंने, जितनी पोएम्स उन्होंने लिखी थी इतनी ही पोएम्स हेनरी हॉवर्ड ने लिखी थी। तो दोनों की बस इक्वल इक्वल पोएम्स थी, और ये 1557 में पब्लिश हुई थी। अब अगर हम हेनरी हॉवर्ड का देखें तो उनके क्रेडिट पे ये बात आती है कि उन्होंने ब्लैंक वर्स इंग्लिश इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाई थी। सर थॉमस व्याट के बारे में बात करें तो एक तो ये कैम्ब्रिज से पढ़े हुए बंदे थे, और इसके अलावा इन्होंने इटालियन फॉर्म्स ऑफ सोनेट इंट्रोड्यूस करवाई थी और टर्जा रीमा। तो दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई थी सर थॉमस व्याट ने, एक तो सोनेट और दूसरा टर्जा रीमा। अब सर थॉमस व्याट और एन बोलेन के बारे में हमने हेनरी 8 के बारे में जब पढ़ा था तब हमने डिस्कस किया था कि जो एन बोलेन है ये हेनरी 8 की सेकंड वाइफ थी। ये वही एन बोलेन है जिसकी वजह से हेनरी 8 ने पोप से भी पंगा लिया था, क्योंकि पोप डिसएग्री कर रहे थे इनकी एन बोलेन से मैरिज पे, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी कर ली। और एन बोलेन का शादी किंग हेनरी 8 से शादी से पहले इनका अफेयर था सर थॉमस व्याट के साथ। अब व्याट और सरे इन दोनों को टुगेदर दे शेयर द टाइटल ऑफ फादर ऑफ द इंग्लिश सोनेट्स, क्योंकि इनसे पहले इंग्लिश में किसी ने सोनेट्स नहीं इतनी खास लिखी थी। अब इनका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है डेट इज टोटेल्स मिसलेनी। मिसलेनियस आपको पता है, मिसलेनियस वर्क्स वो होते हैं जिनके अंदर देयर वेरियस थिंग्स डेट आर टुगेदर, मुख्तलिफ चीज़ें एक साथ होती हैं। तो इनमें सॉन्ग्स भी थे, सोनेट्स भी थी, कुछ दूसरी पोएम्स भी थी, तो इसकी वजह से इन्हें मिसलेनियस पोएम्स भी कहा जाता है।
सोनेट्स और ब्लैंक वर्स सबसे पहले सर थॉमस व्याट और अर्ल ऑफ सरे हेनरी हॉवर्ड इन दोनों ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो इसलिए इन दोनों को फादर ऑफ द इंग्लिश सोनेट्स भी कहा जाता है। सो हियर कम्स द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के बारे में बात करें तो ये गोल्डन एज भी कहा जाता है इसे इंग्लिश हिस्ट्री में। ये 1558 से लेके 1603 तक का टाइम पीरियड है इसका, और इसमें क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की जो जितनी भी हुकूमत है इसमें वो थी, और एक ग्लोरियस पीरियड था इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। हर लिहाज से एक बड़ा सेटल्ड, बड़ा स्मूथ सा पीरियड गया ये। और क्वीन एलिजाबेथ को अगर हम कहें तो इनको विर्जिन क्वीन का भी टाइटल दिया जाता है। विर्जिन क्वीन का इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन्होंने कभी शादी नहीं की सारी जिंदगी। हालांकि इनको बहुत सी कोर्टशिप्स ऑफर हुई थी लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया, एंड शी नेवर गेट मैरिड, इसलिए इन्हें विर्जिन क्वीन भी कहा जाता है। इसके अलावा स्पेंसर ने अपनी फेरी क्वीन इनको डेडिकेट की हुई है। तो फेरी क्वीन में एक क्वीन थी, क्वीन ग्लोरियाना, उसके हवाले से भी क्वीन एलिजाबेथ को रेफर किया जाता है, ये भी उनका एक टाइटल है। इसके अलावा क्वीन गुड क्वीन बेस्ट भी इनका एक टाइटल है। तो ये तीनों टाइटल क्वीन एलिजाबेथ को दिए जाते थे। अब एलिजाबेथ बेसिकली किंग हेनरी एट की बेटी थी, और ये एन बुलेन जिनका सर थॉमस व्याट के साथ अफेयर भी था, ये एन की बेटी, एन बुलेन और किंग हेनरी एट इन दोनों की बेटी थी। अब जो एन बुलेन है इनको तो किंग हेनरी एट ने 2.5 साल बाद शादी के, एलिजाबेथ की बर्थ के 2.5 साल बाद इनको बीहेड कर दिया था, कत्ल कर दिया था इनको। तो इनकी जो मैरिज है कहा जाता है कि वो हेनरी से कह दिया गया कि किंग हेनरी एट की जो एन बुलेन के साथ शादी है दिस इज नल एंड वाइड, ये कैंसिल कर दी गई, और एलिजाबेथ को ये डिक्लेयर कर दिया गया कि ये इलेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट डॉटर नहीं है किंग हेनरी एट की। लेकिन इसके बावजूद भी शी वॉज एबल टू succeed the throne after the terrifying reign of her sister Queen Mary। अब जो क्वीन मैरी का जितना भी रेन है ना उसको टेरिफाइंग रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने दौर में ये कैथोलिक थी, और इन्होंने अपने दौर में जितने भी प्रोटेस्टेंट्स हैं उनको मरवा दिया था। तो थाउजेंड्स की तादाद में जो प्रोटेस्टेंट हैं दे वर किल्ड बाय क्वीन मैरी। और अगर हम ये देखें क्वीन एलिजाबेथ के बारे में तो ये प्रोटेस्टेंट थी, इन्होंने बेसिकली इंग्लिश प्रोटेस्टेंट चर्च भी इस्टेब्लिश किया था जिसकी बाद में ये सुप्रीम गवर्नर भी बनी। लेकिन अनलाइक क्वीन मैरी एंड किंग हेनरी एट, क्वीन एलिजाबेथ बड़ी एक टॉलरेंट रूलर थी। बड़ी इन्होंने कोई इस तरह का, कोई इनके रेन में इस तरह का काम नहीं हुआ कि इनको जैसे क्वीन मैरी थी या किंग हेनरी एट था, तो किंग हेनरी एट ने अचानक पोप के साथ पंगा लिया था। इसके बाद उन्होंने भी, उनका भी अगर हम रूल देखें तो ही वॉज क्वाइट हार्ड। क्वीन मैरी को देखें तो मैरी तो टोटली एक ऑफ द वे, ऑफ द रिकॉर्ड किस्म की बंदी थी, यानी जो बंदा रास्ते में आया बस उसको मरवा दो, जस्ट लाइक किंग हेनरी द एट। तो मैरी की भी एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच थी, यानी जो जो प्रोटेस्टेंट होता था ये उसको मरवा देती थी। तो किंग हेनरी एट के दौर में प्रोटेस्टेंटिज्म, फिर क्वीन मैरी के दौर में कैथोलिसिज्म, इसको प्रमोट किया गया, और दोबारा क्वीन एलिजाबेथ के दौर में शी वाज अ प्रोटेस्टेंट। तो उन्होंने कैथोलिसिस्ट को कुछ भी नहीं कहा था, उन्होंने बस इंग्लिश प्रोटेस्टेंट चर्च कायम किया था, उसकी वो सुप्रीम गवर्नर बन गई, और वो बहुत एक टॉलरेंट किस्म की, हम्बल किस्म की थी। बल्कि उनका एक मोटो था वीडियो एट टेसियो, यानी आई सी बट से नथिंग, कि मैं देख सारा कुछ रही होती हूँ लेकिन आई डू नॉट टेक मच एक्शन, आई टेक एक्शन ओनली व्हेन इट इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड, जब इसके बगैर गुजारा नहीं है। और इन्होंने कभी रिलीजन की बेस पे किसी का कत्ल नहीं किया, ना किसी को मरवाया। अब इंग्लैंड के दौर में, इनके दौर में एक सबसे बड़ा काम नहीं हुआ, स्पेनिश आर्मेंडा। अब उस दौर की जो सुपर पावर है ना वो स्पेन था। स्पेन अगर हम वेपन्स के लिहाज से भी देखें, पावर के लिहाज से भी देखें, तो स्पेन के पास काफ़ी ताकत थी। उसको हम कह सकते हैं कि उस जमाने का एक जो सुपर पावर है वो स्पेन था। लेकिन स्पेन इंग्लैंड के साथ काफ़ी पंगे लेता रहता था। अब इसकी एक वजह ये थी कि जो स्पेन है वो स्पेन में कैथोलिसिज्म था, कैथोलिक हुकूमत थी, और इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ के दौर में प्रोटेस्टेंट गवर्नमेंट थी। अब स्पेन को इस बात का भी गुस्सा था कि यहाँ पे प्रोटेस्टेंटिज्म ज़्यादा है, जबकि वो कैथोलिसिज्म को प्रमोट करना चाह रहे थे।
तो दे एक्चुअली मेड एन अटैक अगेंस्ट इंग्लैंड। तो उनमें स्पेनिश आर्मेंडा का अटैक बहुत फेमस है। स्पेनिश आर्मेंडा क्या था, ये एक फ्लीट था बेसिकली, यानी बेतहाशा बहरी जहाज़ों का एक बेड़ा था। और ये बहुत एक लेटेस्ट किस्म की टेक्नोलॉजी से आप समझ लें लेस जहाज़ थे, शिप्स थे। 130 शिप्स कहते हैं इसके अंदर थे, 30,000 ट्रूप्स थे, 2500 गन्स थी। लेकिन इतनी ह्यूज नंबर्स होने के बावजूद इन्होंने क्वीन एलिज़ाबेथ की जो आर्मी है उन्होंने इसको हरा दिया, और इन्हें काफ़ी एक शर्मनाक किस्म की शिकस्त हुई थी स्पेनिश आर्मी को। तो जब इंग्लैंड की विक्ट्री हुई अगेंस्ट स्पेनिश आर्मेंडा, तो इससे बहुत क्वीन एलिज़ाबेथ को फ़ायदे हुए। नंबर वन ये कि ये एक तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री विक्ट्रीज थी इंग्लिश हिस्ट्री में। दूसरा, इस विक्ट्री ने इंग्लैंड को एक सुपर पावर बना दिया। तीसरा, नेशनलिज्म के जो जज्बात हैं काफ़ी हद तक प्रमोट हुए, और दुनिया पे भी एक दाग बैठ गई इंग्लैंड की, डेट दे कैन डू एनीथिंग। तो इसलिए ये जो स्पेनिश आर्मेंडा की विक्ट्री है, इट प्लेड अ की रोल इन एक्चुअली मेकिंग द रूल ऑफ द अदर रेन ऑफ एलिजाबेथ क्वाइट स्मूथ। अब इसमें अगर हम ये सारा हम उसका हिस्टोरिकल फीचर्स देख रहे थे, पॉलिटिकल फीचर्स इसके देखें तो काफ़ी ये स्मूथ इरा था इनका, बड़ा स्टेबल इरा रहा। इनमें कोई एक दो कामों के अलावा कोई इतना हास हुआ नहीं। जैसे अगर हम प्रीवियस देखें तो 100 ईयर्स वार आ रही है, कभी वार ऑफ रोजीज आ रही हैं, कभी दरमियान ब्लैक डेथ आ रही है, कोई प्लेग आ रही है, पेंडेमिक आ रही है, और कुछ नहीं तो इनके आपस के झगड़े ही नहीं खत्म होते थे। तो अब इट वाज लाइक क्वाइट स्मूथ एंड स्टेबल इरा, और स्टेबिलिटी की वजह से इसका एक फ़ायदा लिटरेचर को हुआ। लिटरेचर बहुत फ्लरिश हुआ, हर हर इरा में, हर जॉनरा में काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हुई। इसके अलावा दूसरा इसका ये था कि इट वाज अनदर फीचर वाज द एक्सपेंशन, यानी बहुत हद तक जो एरियाज़ हैं वो एक्सप्लोर हुए, लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किए। और जब इन्होंने गोल्ड की तलाश बेतहाशा स्टार्ट हुई, लोगों ने गोल्ड तलाश करना शुरू किया, इन्होंने सफ़र करना शुरू किया। तो इनके जितने भी एडवेंचर्स हैं, वो एक बंदा है रिचर्ड हैकोलाइट, इसका आपने नाम याद रखना है। ही इज़ द फेमस प्रोज राइटर ऑफ एलिज़ाबेथन एरा। इन्होंने रिचर्ड हैकोलाइट ने अपने जितने भी उस वक्त के एडवेंचर्स हैं इसको अपने वर्क में लिखा भी हुआ है। इसके अलावा कॉलोनाइजेशन का आगाज़ इसी पीरियड में हुआ था, क्योंकि अब इंग्लैंड एक सुपर पावर बन चुका था, काफ़ी उनके पास पावर आ चुकी थी। तो वो बाकी इधर उधर के एरियाज़ पे भी अब अपना काम करना शुरू हो गए थे, उनके ऊपर भी ये लोग कब्जा करना शुरू हो गए थे। इसके अलावा अगर हम ये देखें तो एलिज़ाबेथन इरा में हमें इंग्लिश रेनेसां की एक पीक नज़र आती है, और हर लिहाज से इसमें काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हुई, बी इट लिटरेचर और बी इट एनी अदर फील्ड। इसके अलावा साइंटिफिक मेथड की अगर हम बात करें तो साइंटिफिक मेथड में भी फ्रैंसिस बेकन का नाम बहुत फेमस है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ किया, जिसकी वजह से एक एलिज़ाबेथन एरा में साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी आ गई। और अगर हम इसके लिटरेरी फीचर के बारे में बात करें तो रिनेसां बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था। रिनेसन आइडियाज़, ह्यूमनिज़्म के आइडियाज़ काफ़ी हद तक प्रमोट किए गए। मैन को अपनी डिग्निटी के बारे में पता चला, इंसान के अंदर ये क्वेश्चन पैदा हुआ, ये क्यूरोसिटी पैदा हुई दैट व्हाट्स हिज स्ट्रेंथ एंड हाउ एक्चुअली ही कैन एक्सप्लोर द सीक्रेट्स ऑफ हिज ओन सेल्फ। वो अपनी ज़ात के सीक्रेट्स को कैसे एक्सप्लोर कर सकता है। तो ह्यूमनिज़्म के आइडियाज़ ओवरऑल काफ़ी हद तक प्रमोट हुए, क्योंकि इससे पहले ही ग्रीक और लैटिन इस बहुत हद तक इनके जो वर्क्स हैं वो पढ़े जाने लगे बाय द जनरल पब्लिक। इसके अलावा इंक हॉर्न कंट्रोवर्सी बनी। इंक हॉर्न कंट्रोवर्सी ये थी कि अब इंग्लैंड बहुत हद तक स्टेबल हो चुका हुआ था। इंग्लिश लैंग्वेज जो कि पहले स्ट्रगल कर रही थी, वो भी बहुत हद तक स्टेबल हो चुकी हुई थी। लेकिन अब इंग्लिश लैंग्वेज में बेतहाशा वर्ड्स थे जो कि ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच के थे। अब स्कॉलर्स ने ये क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, दो ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप ने ये कहा कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी हमने ग्रीक और लैटिन से वर्ड्स लिए हैं, इनको हम इंग्लिश कर दें, मतलब इनको एक पार्ट ऑफ इंग्लिश बना दें, हमारी वोकेबलरी का हिस्सा वो बन जाएं विद अ लिटिल बिट चेंज।
और दूसरे ग्रुप ने कहा कि अगर हम लैटिन और ग्रीक के वर्ड अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करेंगे तो ये हमारी लैंग्वेज को ही करप्ट कर देगा। ये ऐसे ही है जैसे अगर हम आज कहें कि इंग्लिश के बहुत से वर्ड्स उर्दू लैंग्वेज का एक पार्ट बन गए हैं, तो एक जो ग्रुप है वो कहना शुरू कर दे कि नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ उर्दू ज़बान में बात करनी चाहिए, ये जो मिक्सचर ऑफ उर्दू इंग्लिश हम बोलते हैं इट शुडंट बी लाइक दैट, और सिर्फ उर्दू को इम्प्योरिटीज से पाक करना चाहिए। और इम्प्योरिटी से पाक हम तभी कर सकते हैं जब हम इसमें दूसरी लैंग्वेजेस के वर्ड ना हो। आप में से बहुत से लोगों ने सेकंड ईयर का प्ले पढ़ा होगा। सेकंड ईयर में हीरो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा। जैसे वो बहुत हार्ड था इस मामले में। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने कहा था कि तुर्किश लैंग्वेज को हम बाकी तमाम लैंग्वेज की इम्प्योरिटीज से पाक करेंगे, यानी बाकी लैंग्वेजेस के जितने भी वर्ड्स हैं उसको साइड पे करके वी विल जस्ट स्टिक टू टर्किश लैंग्वेज। तो ये ऐसी ही एक कंट्रोवर्सी थी जिसमें एक ग्रुप ने कहा कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज में बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस के वर्ड्स हैं उनको डिस्कार्ड करके इसको प्योरीफाई करना चाहिए, जबकि बाकी ग्रुप ने कहा कि हमें इनको एम्ब्रेस कर लेना चाहिए। तो ये बहरहाल एक कंट्रोवर्सी चलती रही स्कॉलर्स के दरमियान में। लिटरेसी रेट बहुत बढ़ गया था, आम लोगों ने पढ़ना शुरू किया क्योंकि हमने पीछे देखा कि स्कूल्स काफ़ी हद तक बन गए थे। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का जो स्टडी का लेवल है वो काफ़ी अच्छा हो गया हुआ था। इसके अलावा जिस जॉनरा ने सबसे ज़्यादा तरक्की की इस एलिज़ाबेथन एज में, दैट वाज ड्रामा। ड्रामा पे बहुत काम हुआ। बिगिनिंग में तो ऑब्वियसली इट वाज इंस्पायर्ड बाय डिफरेंट अदर प्ले राइट्स, क्योंकि इटली और फ्रांस इंग्लैंड से बहुत आगे थे बाकी तमाम लिटरेरी जॉनरास के हवाले से देखा जाए तो। इंग्लिश ट्रेजिडी जोन सी है ये लैटिन ड्रामाटिस्ट सेनेका से बहुत हद तक इन्फ्लुएंस थी। तो और पहली इंग्लिश ट्रेजिडी जिस दो बंदों ने मिलकर लिखी, दे वर थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकवाइल, और इस ट्रेजिडी का नाम था गार्बोडक। इसके अलावा निकोलस ओडाल ने एक कॉमेडी लिखी, रॉल्फ राइस्टर डाइस्टर, विच इज़ इनफैक्ट द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी विट्स यानी लिली, पील, ग्रीन, निशे, मार्लो, इन सब की कंट्रीब्यूशन बेतहाशा थी, जिसने ड्रामा को इनलार्ज किया, ड्रामा को रिच किया और ड्रामा को काफ़ी हद तक डिवेलप किया। इसके अलावा थिएटर बहुत पॉपुलर हुआ था। उस जमाने में बहुत से थिएटर्स थे जो कि बहुत मशहूर थे, जैसे द स्वान, द थिएटर, रोज। लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर थिएटर था डेट वाज द ग्लोब। अब ग्लोब वो थिएटर था जो कि लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन चलाते थे। लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन चलाते थे, जिस कंपनी का नाम था, ये कंपनी बेसिकली ग्लोब नाम के एक थिएटर को रन कर रही थी। और इस थिएटर के साथ शेक्सपियर ने भी काम किया हुआ था। और क्योंकि इस इरा में शेक्सपियर था, तो जिस तरह से जिस इरा में चौसर था, हमने उस एज को एज ऑफ चौसर का नाम दे दिया। तो यहाँ इस एज का सबसे प्रोमिनेंट राइटर वॉज शेक्सपियर। तो इस एज को हम द एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जाना करते हैं, क्योंकि इसमें शेक्सपियर जैसा जीनियस पैदा हुआ था जिसने ऐसे ऐसे ड्रामास प्रोड्यूस किए थे जो कि अभी तक यूनिवर्सल कंसिडर किए जाते हैं, जिनकी इम्पोर्टेंस अभी तक कम नहीं हुई है। शेक्सपियर के अलावा इसमें मार्लो, स्पेंसर, सिडनी नाम के बहुत आला पाए के नाम थे। इसके अलावा अगर हम ड्रामा के हवाले से कंपैरिजन करें तो पोइट्री की प्रोडक्शन बहुत कम हुई थी। और इसमें सिर्फ हमें कुछ ही राइटर्स मिलते हैं, दैट देयर स्पेंसर हो गया, सिडनी हो गया, शेक्सपियर हो गया। इसके अलावा हमें कोई खास इसमें पोइट्स नज़र नहीं आते। लेकिन प्रोज में बहुत काम हुआ था। और अगर हम मेजर प्रोज राइटर्स देखें तो जो फ्रैंसिस बैकन, जिनके एसेस और द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग ये बहुत मशहूर प्रोज राइटिंग्स थी। रिचर्ड हुकर, जिनका ऑफ द लॉज ऑफ एक्लेसियास्टिकल पोलाइटी, एंड रॉबर्ट बर्टन हु वाज फेमस फॉर द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली। तो इनके ये बहुत मशहूर किस्म के प्रोज राइटिंग्स थी। इसमें अगर कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो क्रिएटिविटी बहुत थी इस एज में, प्रोलिफिक राइटिंग थी। इसके अलावा रोमांस बहुत डोमिनेट कर रहा था थीमेटिकली अगर हम देखें। और इसके अलावा न्यू डिस्कवरीज हुई थी। लिटरेचर वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय इटालियन लिटरेचर, लैटिन से काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड था। और जो ऑथर्स हैं वो ये नहीं कि सिर्फ एक क्लास के ऑथर्स आ रहे थे, बल्कि लोअर, मिडल, अपर क्लास, हर किस्म की क्लास से ऑथर्स आ रहे थे। और ज़्यादातर वो मेल थे, यानी फीमेल राइटिंग्स हमें नहीं मिलती इतनी। अच्छा, इतना क्लियर है आप लोगों को?